तो बेटा अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होना? ठीक है, चलो आज से स्टार्ट हो रहा है। बेटा मेरा नाम आशीष मालव है और शॉर्ट में एएमवी सर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, है ना बेटा? आपका बैच कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था बेटा? अच्छा 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है ठीक है। अभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक भी क्लास नहीं हुई ना? नहीं हुई, पहली बार पढ़ रहे हैं मतलब आज। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ तरीके होते हैं, मैं पहले आपको बता दूं। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं तो बेटा आपको ध्यान से सुनना है ना, समझना है ना, और जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछना है, ठीक है बेटा? दूसरा आपको नोट्स है ना सही से लिखना है, गलत मत लिखना, और थोड़ा स्पीड से लिखना, है ना? इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, बोर्ड पे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा इसका आंसर बताओ, तो डरना नहीं है, सबको आंसर बताना है। जिसको आता है वो भी बताएगा और जिसको नहीं आता वो भी बताएगा, है ना? क्योंकि बेटा क्या होता है, जिसको जैसे मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को आंसर आता है और उसका सही हो गया तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? और मान लीजिए जिसे किसी को नहीं आता, तो आपको पता होगा जब आप बचपन में जब आप स्कूल में थे तो आपके साथ कभी इंसिडेंट हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई हो या कभी आपको चोट लग गई हो, तो वो चीज़ आज भी आपको पता होगी। क्यों पता हुई आपको, क्यों पता है अभी तक वो बात? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इंसिडेंट बन चुकी है ना? इसी तरीके से क्या होता है कि जब अपन क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और अपन जवाब देते हैं, अगर मान लीजिए वो जवाब गलत हो गया और मैंने यहाँ पे मैं सही जवाब बताऊंगा ही सही, तो आपको जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके साथ क्या होगा कि यार ये क्वेश्चन तो सर ने क्लास में पूछा था और मेरा गलत हुआ था और इसका सही आंसर ये है। तो दोनों ही चीज़ों में आपका फायदा हो रहा है, सही होगा तब भी फायदा है और गलत होगा तब भी फायदा है। इसके अलावा बेटा मैं कभी आपसे पूछूं कि बेटा इसका आंसर बताओ, तो खड़े होने में हिचकिचाना मत, है ना? बढ़िया मस्त होकर आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछो बेझिझक होके, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा, करें स्टार्ट? ठीक है, वेरी गुड। चलो लिखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Some basic concept of organic chemistry. Some basic concept of organic chemistry. और बेटा इसके अंदर हेडिंग डालना आप हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन डालना बेटा। और इसके अंदर लिखना बेटा स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर के आगे लिख लेना टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बेटा सब लिख लो इसको। क्या ये फॉर्मूला पहली बार देखा है बेटा? पहली बार देखा है किसी ने? देखा है ना? तो बेटा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई कि चल रही है? हो गई खत्म। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा बेटा कि स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है ना बेटा? इसके अंदर फिर आपके ये सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले ये लिखाया होगा सर ने आपको, उसके बाद कुछ ट्रिक से आपको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया होगा, ठीक है बेटा? तो अपने यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, है ना? हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या सिग्मा बॉन्ड देखना आता है सभी को, है ना? तो स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है तो, और 4 होता है तो, वेरी गुड, है ना बेटा? अब देखिए अब मुझे ये बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, सबको पता है बेटा? इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? क्या सबको पता है? अगर मैं इस तरीके से बना दूं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे एक चीज बताना आप, और यहाँ पे लगी हुई है बेटा हाइड्रोजन, तो मुझे क्या आप बता सकते हो कि इस कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? तो अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है तो 4 से क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री बताओ और बॉन्ड एंगल बताओ। अरे वाह यार। और इसके अलावा बताइए, अगर मैं पूछूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ पूछूं अगर आपसे,
तो क्या हो जाएगी बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं पूछूं यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा है डबल बॉन्ड, तो बताइए जो ये कार्बन है इसके पास टोटल सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, सॉरी इंग्लिश मीडियम है ना, सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए। इसके पास कितने पाई बॉन्ड हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्री क्या होगी, है ना, और आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और यहाँ पे इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, तो ये क्या होती है, इससे कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। क्यों हुई बेटा, क्योंकि जैसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो दोनों एटम के बीच में क्या हो गया बेटा, अट्रैक्शन, तो दोनों कार्बन कार्बन पास में आ गए, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सिंगल से कम हो गई। इसके अलावा बताइए यहाँ पे जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बताइए इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, कितनी है बेटा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, और ज्योमेट्री क्या होगी, वेरी गुड, और बॉन्ड एंगल, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हो जाती है बेटा 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया है तो कार्बन कार्बन के बीच में और ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है, पास आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ये चीज पता हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये केवल मैंने बेसिक बेसिक आपको बताया, ये आपको पहले से पता भी था, है ना, वो जैसे मुझे देख के लग भी रहा है ना। तो ये सबने कॉपी कर लिया बेटा। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, है ना, वैसे तो मुझे लगता है सभी को आ जाएंगे आंसर जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप खुद से कोशिश करना, अगर आपको नहीं आता है फिर मैं बताऊंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा सभी, CH2 डबल बॉन्ड, इस तरीके से लिख लो बेटा, और यहाँ पे आप तीनों ही एटम का हाइब्रिडेशन बताना, ऊपर ही लिख देना बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें आपको पहला आंसर देना है राइट टू लेफ्ट, आपको बताना है हाइब्रिडेशन, और दूसरा बताना है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडेशन बताना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, इसके अंदर बेटा इस वाले एटम का और इस वाले नाइट्रोजन का आपको बताना है, इसको बोलते हैं बेटा सेमी कार्बाजाइड। हाँ बेटा हाइब्रिडेशन बताना है। क्या बेटा किसी को राइट टू लेफ्ट समझ में आ रहा है, कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, वो उधर वाला हिस्सा राइट होगा। आपको एक चीज बता दूं बेटा, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझसे आप पूछ रहे हो कि राइट कौन सा है सर, तो राइट कौन सा होगा ये वाला, और लेफ्ट, तो इसका मतलब इसका राइट कौन सा है ये, और ये हो गया लेफ्ट, तो आपको ऐसे बताना है, इसका बताओ फिर इसका बताओ फिर इसका बताओ फिर इसका बताओ। और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का मतलब है बेटा कार्बन नंबर 2 और 3 कौन सा होगा बताइए। इधर से काउंट करूं या इधर से काउंट करूं, बेटा इधर से काउंट करूं ना, है ना, कहीं से नहीं बेटा, अभी बताऊंगा। चलो पहले का आंसर देखते हैं, है ना। बेटा इसका क्या होगा, इसका बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा, कि बताऊं एक्सप्लेन करूं, किसी को दिक्कत हो तो बता देना बेटा। अब देखो बेटा राइट टू लेफ्ट का मतलब अभी मैंने समझाया कि इस जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है तो इसका राइट वाला पार्ट कौन सा है बेटा ये, और लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है ये, तो इसका राइट टू लेफ्ट जो हाइब्रिडेशन होगा बेटा, इसका हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा, क्या होगा बेटा sp, इस वाले का बताइए, और इस वाले का बताइए। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना भूल गया, बताया नहीं आपने, है ना, क्या होगा बेटा sp2, और इस वाले का बताइए। अब आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिलता है बेटा कि जैसे ये तो क्या होगा सही ऑप्शन हो गया, आपको मिलेगा sp2, sp2, sp sp, या वो मिलेगा आपको sp2, sp
कोमा sp2 कोमा sp, तो आपको पहचान आना चाहिए। देखो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं देख लिया है ना, आपको सबको पता है, सब निकाल देते हैं, लेकिन आपको अरेंज करना था सही तरीके से, है ना बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, अगर मैं किन्हीं कोई भी दो बच्चों को खड़े करके पूछूं कि बेटा इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 कौन सा है, तो एक बच्चा बताएगा सर इधर से काउंट कर लो तो 2 और 3 ये हो जाएगा। दूसरे को बोलता हूं तो वो बोलेगा सर 2 ये है और 3 ये है। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 sp है। ऑप्शन में तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। किसी एक ऑप्शन में sp2 sp लिखा होगा, किसी में sp sp2 लिखा होगा, किसी में sp sp लिखा होगा, किसी में नन ऑफ दी ऐसे कुछ लिखा होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब अपन को नॉलेज होनी चाहिए कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3। अब मैं आपको बताऊं, अभी आपने आईपीसी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सभी 12th पास हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जब अपन पीसीसी सिलेक्ट करते हैं पेरेंट कार्बन चेन, तो उसकी क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं। उसमें नंबरिंग के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, रूल्स है ना। तो उसके अंदर एक रूल आता है कि जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बेटा दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हो, देखो 1 इधर से भी इसको 1 मिल रहा है, तो फिर अपन प्रायोरिटी देते हैं बेटा डबल बॉन्ड को। क्यों देते हैं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं बेटा, इन, और इसको बोलते हैं आइन। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, समझ में आ गया। अब बताइए कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp2, और इसका बताइए। किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, किसी को डाउट हो इधर 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 बताइए। ये क्या लिखा हुआ बेटा, सेमी कार्बाजाइड। किसी का आंसर आया, कितना आंसर होगा इसका, इस वाले नाइट्रोजन का, सभी जोर से बोलो एक साथ, sp2। अच्छा अरे वाह, अच्छा 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 ठीक है बेटा। इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए। क्या इसके पास लोन पेयर है, कहां से आए लोन पेयर, देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 से बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड। इसके अलावा बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा बेटा, sp3। sp3 कौन बोल रहा है, अरे बता दो आंसर कोई, sp3, वेरी गुड। sp2 बताइए, sp2 बताइए, और जो बचे हैं उनका आंसर sp है, इसका मतलब ये तो फिर मैंने अभी बोला था हाथ खड़ा करना है, आपको गलत आए चाहे सही है। अब बताना sp3 कितनों का है, अच्छा sp2 कितनों का है, sp2 वालों बड़े कम है, आंसर इसका sp3 ही नहीं होगा है ना, इसका आंसर होगा बेटा sp2। अब कैसे होगा देखो, इसके पास एक लोन पेयर है, सभी ध्यान से देखना बेटा बोर्ड पे, लोन पेयर है। क्या किसी ने रेजोनेंस का नाम सुना है, आपने तो बहुत अच्छे सुना है क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी एटम का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, साइड पे लिख लेना, इफ बेटा साइड में लिख लेना, if lone pair taking part in resonance, if lone pair taking part in resonance, if lone pair taking part in resonance, so not consider in hybridization, so not consider in hybridization, so not consider in hybridization। लिख लिया बेटा, लिख लिया। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं इधर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp किस का आंसर है, sp और sp2, बेटा आप भी बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर बताइए। आप सभी बोलेंगे, आप सभी गलत हो चाहे सही हो, आप अपना हाथ खड़ा करना, बताइए sp किसका आंसर है और sp2। अब देखो बेटा मुझे बताओ इस कार्बन परमाणु के पास कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, कितने हैं? चलो वो तो आपने टोटल काउंट कर लेंगे, आप ऑक्टेट वगैरह पढ़ के आए हो तो आप जानते हो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए ना, ऐसे 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। मैं केवल इसके ही पूछ रहा हूँ अभी, मतलब ये इधर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मत गिनना आप, चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। बताइए कार्बन के परमाणु के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4।
आप जानते हो बेटा कि जैसे कि ये कोई भी एटम होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालता हूं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस कार्बन ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। पहले से कितने थे इसके पास, एक और ले लिया था, कितने हो गए, 5 में से कितनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 का मतलब, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर, कितने हो गए टोटल, sp। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब एक और चीज बता रहा हूं, कभी कभी आपको इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को भी साथ में लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये मत करना कि इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, ये बस लिखने का तरीका है, अल्टरनेट तरीका है कि नेगेटिव के साथ कभी कभी लोन पेयर भी लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसा मत करना कि अगर कार्बन के ऊपर इस तरीके से लोन पेयर हो तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये गलत है। आपने एक चार्ज स्पीड को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया, चार्ज को किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रल में, लेकिन ये सही है ना बेटा। अब इसके अंदर बताइए टोटल sp2 कार्बन कितने हैं, बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए बेटा। कितने बेटा, sp2 कितने टोटल बेटा, किसका 8 आंसर आ रहा है और किसका 9 आ रहा है, किसका 7 आ रहा है, इसको खोलना आता है कि नहीं आता किसी को, क्या है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर है कि नजर, एस्टर है या नहीं है। चलो अब तो इसको थोड़ा सा और खोलता हूं तब आपको समझ में आएगा। अब बता दो, अब तो बता दो कितने हो गए बेटा। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन का नाम सुना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है बेटा कि जैसे अगर मैंने बस सिर्फ ऐसे इस तरीके से मैंने बना रखा है, मैंने ना तो कार्बन दिखा रखे ना हाइड्रोजन दिखा रखा आपको, है ना। तो ध्यान रखना जब इस तरीके से आपके लाइन बनी होती है तो याद रखना इस लाइन के एंड पे क्या होता है बेटा, कार्बन, क्या होता है, और जो ये लाइन बनी हुई इसके हर कॉर्नर पे भी क्या होता है बेटा, कार्बन। बताइए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, कितने हैं बेटा, 5। अब मुझे बताइए कि कार्बन के टोटल वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहां पे इस कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन होगी, 3। याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कभी बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते, वो आपको कॉमन सेंस से पता करना होता है कि इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 3, इसके पास बताइए, इसके पास, इसके पास, इसके पास, वेरी गुड, है ना। अब यहां पे बेंजीन में चलिए, तो बेंजीन के अंदर टोटल कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं बेटा, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6। और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड आपका इधर कार्बन से बन रहा है। ठीक है बेटा, दिख गया। अब मुझे एक कार्बन को देखना, सिर्फ इस वाले कार्बन को देखना बेटा ध्यान से, इस वाले कार्बन को देखो। इस वाले कार्बन के अंदर आप देखो कि इसके टोटल 4 बॉन्ड कौन कौन से हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है। बताइए टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए, 3। 3 का मतलब क्या होता है, क्या ये 5, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 5 सेम है ना, क्या ये वाला भी सेम है, ये भी सेम ही है बेटा। इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना है, तो 6 sp2 नजर आ गए रिंग के अंदर आपको। और आपको पता भी होगा कि बेंजीन रिंग के अंदर बेटा 6 sp2 कार्बन होते हैं, सबको पता होगा। और बताइए ये वाला कार्बन जो है, क्या ये sp2 है, ये वाला भी sp2 है और ये वाला भी sp2 है, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 3 कितने हो गए, वेरी गुड। और बताइए पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, ये तो बता दो यार, कितने हो जाएंगे बेटा, 5। ये तो सबको आता होगा क्योंकि आप तो अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो। ठीक है बेटा, इधर वाला हटा दूं, इधर वाला हटा दो बेटा, चलो लिखो भी, जल्दी लिखो।
अब मिटा दो बेटा, क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। हाँ, आप ही जानो यार, कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको आगे? नहीं जा रहा। दोबारा नोट देखना, केमिकल बॉन्डिंग खोलना, या फिर अपन और अच्छे से जीओसी फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे रेजोनेंस, है ना? है ना? मिटा दूं इसको, हटा दूं? ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर? पहला ऑप्शन है बेटा साइक्लोहेक्सेन, बेटा साथ के साथ में लिखना है ना। ये वाला मिटा दूं, हटा दूं बेटा? हाँ बेटा मिटा दो इसको, ठीक है। सही कर लेना इसको ना। बेटा सभी सभी ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे देखो, है ना? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, है ना? पहले मुझे एक चीज बताओ, आप इन लोगों ने पढ़ के आओ तो कोप्लेनर का मतलब जानते होंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड के सभी एटम एक ही प्लेन में हो। समझ में आ गया बेटा? अब एक ही प्लेन में कब होंगे? जब आपके एटम्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp2। अगर sp2 हो या फिर sp हो, क्योंकि sp की ज्योमेट्री भी क्या होती है बेटा? लीनियर होती है ना? अगर आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपका एक भी एटम sp3 हो गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा? कोप्लेनर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। और साइड में लिख लेना अब, नो sp3 एटम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कोप्लेनर। नो sp3 एटम, नो sp3 एटम, नो sp3 एटम मस्ट बी प्रेजेंट, नो sp3 एटम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कोप्लेनर, फॉर कोप्लेनर। अब बेटा मैं आपको है ना 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जहाँ तक मैं कुछ लिखता हूँ इधर इस बोर्ड पे, आप इस क्वेश्चन को करिए। आपको अच्छे से आता होगा ये तो, है ना? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है आपने, तो आपको आता होगा ये। कीजिए बेटा।
बेटा बातें मत करो। अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया हो तो इधर कॉपी करना स्टार्ट कर दो। बेटा बातें मत करो। बेटा चलो एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन कर लिया सभी ने? इसका आंसर कितना है? 25। एकदम सही है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर है बेटा 25। बताओ किसी का नहीं आया हो तो बताओ। नहीं आया बेटा? हाँ 24 आ रहा है। देखो गिनेंगे अपन, है ना? सभी देखना बेटा ध्यान से। पहले कार्बन कार्बन के गिन लो। 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए? 7। कितने हो गए बेटा? है ना? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, समझ में आ गया कार्बन कार्बन वाला? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बेटा, 7 तो ये हो गए। अब यहाँ पे बताइए कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे कितनी है? और यहाँ पे 3। अब काउंट कर लो। 18। कितना हो गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? और इस वाले में बताइए, ये तो सबको दिख गया होगा बेटा। छह इसके अंदर है, 6 बाहर है ना? इसका आंसर कितना है? कितना? 9। किसका? 9। किस किस का है 9? है ना? 9 सही है बेटा। इसको इस तरीके से खोलो। है ना बेटा? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 होता है, तो 4 चारों तरफ से हो जाएंगे। तो 5 और 4 ना, 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? इसका आंसर लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आप इसको कॉपी करना। लिख लिया सभी ने? आंसर लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो। बेटा मिटा दो इधर बेटा।
बेटा सभी ने कॉपी कर लिया ये? अरे बेटा फोटो मत खींचो, लिख लो, फोटो मोबाइल में रह जाएगा आपका। नोट्स बनाना सीखो। बेटा इस वाली जो साइड है ये सबने लिख लिया क्या? नहीं लिखा? थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा यार। लिख लिया आपने? पीछे? अच्छा इधर आ गया आप? अरे वाह यार। उधर मतलब हो गया, इधर का हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से, उधर का कॉपी मत करना अभी, अभी इसको ध्यान से समझो अब, है ना। देखो सभी सामने देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने देखो बेटा सभी। आप अब क्या किया अपन ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहले पार्ट में कौन है? ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफेटिक। उधर है क्लोज चेन और साइक्लिक। क्या आप सभी जानते हो बेटा ओपन चेन वाले कौन से होते हैं? इस तरीके से जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? सारे ओपन चेन वाले, है ना। और क्लोज चेन वाले कौन से होते हैं बेटा? जैसे आपकी जिसके अंदर रिंग होती है ना, वो क्या होता है बेटा? क्लोज चेन या साइक्लिक। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ओपन चेन को अपन एलिफेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेटिक। एलिफेटिक कहां से आया ये वर्ड? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है एलिफर। एलिफर का मतलब होता है बेटा फेट, मतलब जो वो कंपाउंड जो फेट से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक। आपको याद रखो तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ओपन चेन को क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेटिक बोलते हैं। उसके बाद इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, एक तो सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड, तब क्या बोलते हैं बेटा? सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड कब बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और सेचुरेटेड का जो एग्जाम्पल होता है बेटा क्या होता है? एल्केन, है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो एग्जाम्पल है CH3C डबल बॉन्ड OH, बताइए ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? क्या है बेटा? कितनों का आंसर अनसेचुरेटेड है? हाथ खड़े करो बेटा। और सेचुरेटेड का? अच्छा सेचुरेटेड का ज्यादा सही। देखो बेटा मैंने यहाँ क्या बोला है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में देखना है ना। तो यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से अपन को कोई मतलब नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एल्केन को बेटा पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन। पैराफिन को अगर मैं तोड़ूं तो क्या होता है बेटा? पैरम प्लस एफिनिस। इसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब हो गया लेस रिएक्टिव, है ना। तो ये क्या होता है? एल्केन जो होता है बेटा क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। जब अपन GOC2 पढ़ेंगे तो वहां पे एक रिएक्शन आती है FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पे अपन एल्केन की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्केन होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर, मतलब आपको पता लगा, हीट करते हैं इसको, मतलब इसको टेम्परेचर देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? इसको सनलाइट देते हैं, इसके अलावा इसको UV रेज देते हैं। आपने सुना होगा बेटा ये, है ना। तो वहां पे क्या होता है? इसकी रिएक्टिविटी इस तरीके से बढ़ाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा बेटा? पैराफिन। इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं बेटा ओलेफिनिक, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एसिटाइलिनिक। अब जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखो, देखा बेटा। अब आप बताइए यहाँ पे ओलेफिनिक बॉन्ड कितने हैं? कितने बेटा? बेटा एक आंसर किसका आ रहा है? और दो बहुत कम लोग। इसका आंसर होगा बेटा एक। क्या देखना बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है। बताइए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड केवल एक ही जगह है ना। एसिटाइलिनिक बॉन्ड बताइए कितने होंगे बेटा? कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड यही है। डबल बॉन्ड बताइए, और ट्रिपल बॉन्ड बताइए। अब क्या डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अभी एक साथ में कॉपी करना बेटा, है ना। अब ये इस वाले पार्ट को समझो। फिर बेटा अपन चलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक, है ना।
सबको पता है कि रिंग जिसमें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक बोलते हैं। इसको अपन ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, उधर हेट्रोसाइक्लिक। अब ध्यान से देखना बेटा, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जब किसी रिंग में एक ही जैसे एटम हो, किसी रिंग में एक ही एटम, एक ही जैसे क्या हो, एटम हो। अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन किसके बारे में बात करते हैं बेटा, कार्बन के बारे में। इसका मतलब है कि आपकी रिंग के अंदर सारे के सारे एटम कौन से होने चाहिए, कार्बन, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। इसी वजह से कार्बन होने के लिए, कार्बन है इसलिए इसको और क्या बोला है बेटा, कार्बोसाइक्लिक, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो आपको रिंग नजर आ रही है, क्या इसमें सभी परमाणु कार्बन परमाणु है, सॉरी कार्बन एटम, अभी हिंदी मीडियम के बेस से आया हूं, है ना। तो ये सारे के सारे एटम कौन से बेटा, कार्बन एटम हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, जब किसी रिंग के अंदर कम से कम एटलीस्ट एक अदर एटम हो, किसके अलावा, कार्बन परमाणु के अलावा, कार्बन एटम के अलावा, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूं बेटा, जैसे मान लीजिए कि यही अब मैंने बनाया कि यहां पे आपको कार्बन के अलावा कोई अदर एटम नजर आ रहा है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, नजर आ रहा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आ गया, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको 5 कंपाउंड दिए, है ना, पांचों के पांचों क्या थे बेटा, होमोसाइक्लिक थे। मैंने आपसे पूछा कि इसमें से बेटा एलिसाइक्लिक पहचानिए, क्या बोला मैंने बेटा कि एलिसाइक्लिक कौन सा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि इनमें से एरोमेटिक कौन सा है, तो बाकी वाले क्या हो जाएंगे बेटा, एलिसाइक्लिक। क्या आपने एरोमेटिक निकालने का तरीका पढ़ रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड का? अभी नहीं पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, लेकिन अब पढ़ोगे। कब पढ़ोगे बेटा, जीओसी 2 के, जीओसी फर्स्ट के अंदर पढ़ोगे आप, है ना। थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। ये मिटा दो थोड़ा सा बेटा इधर का, चलो अगले इसमें बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ। देखो बेटा, आपने सुना होगा कि एरोमेटिक होने के लिए पहले तो आपका कंपाउंड बेटा होना चाहिए साइक्लिक, दूसरा होना चाहिए आपका प्लेनर। बताइए प्लेनर कब होगा, जब रिंग के अंदर सभी एटम्स का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बेटा, sp2, तब क्या होगा आपका वो प्लेनर। और साइकिल का मतलब रिंग होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। उसके बाद होता है बेटा फोर्थ हकल रूल। हकल रूल कितना क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की जगह 0 रखो, क्या आ जाएगा बेटा 2, 1 रखो 6, फिर क्या आ जाएगा 10। मतलब इस तरीके से आपके पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप देखिए, आपने अभी, आपको सबको पता होगा कि बेंजीन एक क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या आपको इसके अंदर रिंग नजर आ रही है? क्या इसके अंदर सभी एटम्स का हाइब्रिडेशन sp2 है? तो क्या ये प्लेनर है? क्या इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, है ना। क्या इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 तो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6। क्या 6 किसके अंदर आता है, एरोमेटिक के अंदर। क्या बेंजीन रिंग क्या होती है, क्या एरोमेटिक पहचानना आ गया बेटा। इसको और अच्छे से अपन जीओसी फर्स्ट के अंदर देखेंगे। अभी के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको पता है कि एरोमेटिक के अंदर सारे एटम्स sp2 होते हैं, तो एलिसाइक्लिक के अंदर sp3 देख लेंगे। अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको sp3 नजर आ गया एटम, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि वो एरोमेटिक नहीं होगा, तो क्या होगा। तो अभी के लिए बस ये याद रखो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको sp3 एटम नजर आ जाता है, तो उसका मतलब वो क्या है, एलिसाइक्लिक। समझ में आ गया बेटा, है ना। वापस आते हैं इधर। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब एटलीस्ट एक एटम कार्बन के अलावा होना चाहिए। तो इसको भी फर्दर अपन ने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एरोमेटिक पहचान लेंगे, बाकी का क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। अब देखो, और यहाँ पे एलिसाइक्लिक में बेटा नीचे लिखना सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, हाँ लिखो बेटा, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, एलिसाइक्लिक यहां पे लिखना, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। अब देखो बेटा, इसको तोड़ो, देखो ध्यान से सीधे देखना बेटा बोर्ड में। एलिसाइक्लिक को तोड़ो तो बेटा ये क्या हो रहा है, एली प्लस साइक्लिक। एली का मतलब एलिफेटिक, वो साइक्लिक कंपाउंड
जिनकी प्रॉपर्टीज किसके समान होती है, एलिफेटिक कंपाउंड के समान, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक। इसलिए अपने लिखा है वहां पे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके समान होती है, एलिफेटिक कंपाउंड के समान होती है। अब देखो इस वाला पोर्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इधर देखो, अब आप आराम से बता दोगे। होमोसाइक्लिक कौन कौन सा है इनमें से, कौन सा होगा बेटा, वेरी गुड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, समझ में आया? क्योंकि रिंग के बाहर नहीं देखना बेटा, रिंग के अंदर देखना है आपको। क्या रिंग के अंदर इन तीनों में ओनली कार्बन एटम है? ठीक है, बताइए हेट्रोसाइक्लिक कौन सा होगा? 4, वेरी गुड। क्या इन चारों में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है? यस। इसके अलावा बताइए बेटा हेट्रो एलिसाइक्लिक, पहले तो देखो हेट्रो कौन सा है, 4, उसमें आपको एलिसाइक्लिक पहचानना है। एलिसाइक्लिक पहचानने का डायरेक्ट तरीका बताया था बेटा, sp3 एटम नजर आ जाए। sp3 एटम किसमें है, चारों में से 7 में, तो आपका 7 वाला क्या हो जाएगा बेटा, और बाकी के 3 कौन से हैं, हेट्रो एरोमेटिक। आपको दिख रहा है बेटा यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन वाले लोन पेयर को मत गिनना, है ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। 6 में अभी बताया था ना। इसमें कितने बेटा, इसमें भी 6, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें भी सल्फर का रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसमें भी 6 और यहाँ पे देखो sp3 एटम नजर आ रहे हैं, तो ये रिसाइक्लिक हो जाएगा। बताइए इन तीनों में से कौन सा एरोमेटिक है, इन तीनों में? अगर मैं आपसे पूछूं होमो एरोमेटिक, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं होमो एलिसाइक्लिक, पहला वाला, क्या सबको समझ में आ गया बेटा, सभी को आ गया? ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो। बेटा इस वाले को मिटा दूं क्या? क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं? अभी तो बस ये देख लो, जीओसी पश के अंदर पे थक जाओगे आप लिखते लिखते, इतने सारा है इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर, है ना। उस साइड वाला कॉपी कर लिया बेटा। किस किस ने कॉपी नहीं किया बेटा? अच्छा कितने किया? क्या हुआ बेटा, थोड़ा जोर से बोलो यार। ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, मतलब नेम है उसका लास्ट वाले कंपाउंड का। हाँ
नीचे जगह नहीं थी इसलिए साइड पे लिखा है। आपने कर लिया बेटा कॉपी? जल्दी करो जल्दी करो, नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हो बेटा? यहाँ पे लिखो आप, गलत लिख दिया आपने। यहाँ पे लिखो पिरिडीन, नेम बाद में लिखोगे, आता है नेम, याद है नेम? ठीक है चलो फिर होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और फिर होमो एलिसाइक्लिक पूछा है ना। लिख लिया बेटा? हटा दूं? हटा दो बेटा इसको, हटा दो। फोटो खींच लो, अब अलाउ कर रहा हूँ फोटो खींचना, अब खींच लो फोटो। इस क्वेश्चन को लिख लो बेटा, फाइंड आउट। बेटा बोर्ड पे देखो ध्यान से, है ना? देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा बेंजीनोइड है और कौन सा नॉन बेंजीनोइड है। ठीक है, तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका बस इतना सा होता है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर आपको बेंजीन रिंग नजर आ जाए तो वो होता है बेटा बेंजीनोइड, और जिसके अंदर नजर नहीं आए वो हो गया नॉन बेंजीनोइड। बताइए बेंजीनोइड कंपाउंड कौन कौन सा है? 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4। और नॉन बेंजीनोइड क्या हो जाएगा बेटा? 3। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 1 2 4 3। अब इसको बताओ, ये आप खुद बताओ, ये इसको लिखो और बताओ आंसर। पहले वाले का आंसर कितना है? कितनों का आंसर 3 है? अच्छा अभी आपने लिखा नहीं है, चलो कितना आंसर बेटा? 3। याद रखना हमेशा जब भी आपसे हेटेरोएटम्स पूछे तो हमेशा रिंग के ही काउंट करने हैं, है ना बेटा? अगर आपसे हेटेरोएटम्स पूछे तो रिंग के ही काउंट करने, रिंग के बाहर के काउंट नहीं करने हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 3। और बेटा इसका बताओ, इसका बताइए। 3 किस किस का आंसर है? बेटा आप बताओ क्या? 1। इसका आंसर 1 सही है ना? इसको बेटा इसको इस तरीके से खोलो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड एनहाइड्राइड, है ना? यही तो कहला है। क्या क्या बेटा? वो एरोमेटिक वाला वो बताऊं? अच्छा ये देखो, फोटो ले लिया करो जल्दी से अगर। अच्छा फोन ही नहीं है आपके पास? अच्छा अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। अब अब लिखिए बेटा, वो लिख लिया सबने? पहले वाला बताऊं?
ये भी नहीं लिखा क्या बेटा? अभी थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, इसको एच ओवर बैच में नहीं पढ़ाते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये सबको आता होगा, है ना? आता होगा, है ना? नहीं आता ना? अभी जो मैंने पढ़ा है उससे कुछ ना कुछ फायदा मिला आपको, कुछ नई चीजें पता लगी बेटा, है ना? इसी वजह से मैं पहली वाली क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आईयूपीएसी पढ़ाते हैं बेटा, सही बताऊँ तो, है ना? लेकिन ये वाला जो बेसिक जो मैंने बताया वो भी जानना जरूरी है ना बेटा? इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको पहली क्लास में मिले, क्योंकि मैं सेकंड क्लास से कॉमन नेमिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप जल्दी जल्दी लिखो, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अब तो ठीक है, अब लिखो बेटा डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, और डिग्री ऑफ कार्बन के अंदर लिखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए, total number of carbons directly connected to a particular carbon, total number of carbons directly connected to a particular carbon। कहने का मतलब यह है कि कार्बन परमाणु की डिग्री कैसे देखेंगे बेटा? किसी भी कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या ही क्या होती है? कार्बन परमाणु की डिग्री होती है। अब इसके अंदर बेटा, अरे अभी हिंदी मीडियम बैच में यही पढ़ा के आया हूँ, है ना? एक्चुअली क्या, मैं इंग्लिश मीडियम बैच ही लेता हूँ, अब हिंदी भी दे दिया तो वहाँ मुझे पढ़ के आना होता है कि इसको परमाणु बोलते हैं, है ना? इसको सैचुरेटेड को संतृप्त बोलते हैं, इसको असंतृप्त बोलते हैं, है ना? इसको चक्रीय बोलते हैं, इसको अचक्रीय बोलते हैं, है ना? कोप्लेनर को सहसमतलीय बोलते हैं, ये सब, है ना? तो थोड़ा सा तो आ ही जाता है फिर अंदर, है ना? तो अब बेटा मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको कार्बन एटम की डिग्री पता लग जाएगी, है ना? सीख जाओगे आप, है ना? ध्यान से देखना बेटा। बेटा पहले तो देखो मैंने क्या लिखाया है, कार्बन एटम की डिग्री क्या होती है? किसी भी कार्बन एटम से सीधे जुड़े कार्बन एटम्स की संख्या। अब आप मुझे एक चीज बताना, मैं इस वाले कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कार्बन एटम है, सबको बताइए ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? एक। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी बताइए, इसकी बताइए, इसकी बताइए, ये वाला एटम कितने से जुड़ा हुआ है? 4। इसकी बताइए, इसकी बताइए, इसकी बताइए 2। भाई फ्लो में एक तो क्या हो जाएगी बेटा? क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन है, इसकी बताइए। वेरी गुड, इसकी 0 नहीं होती बेटा, कार्बन की डिग्री कभी भी 0 नहीं होती है। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि मेथेन की डिग्री कितनी है, मेथेन में कार्बन की, तो 1 डिग्री। यहाँ पे किसी दूसरे कार्बन एटम से नहीं जुड़ा हुआ है तब भी क्या होता है बेटा? 1 डिग्री। याद रखना, कार्बन एटम की कोई 0 डिग्री नहीं होती है, ठीक है? और आपके एनसीईआरटी, और आपको ये तो पता है ना, 1 डिग्री को अपन बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी, और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं बताइए? क्वाटरनरी। और आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको नियो भी लिख रखा है, ठीक है बेटा? इधर वाले को मिटा दूं? अब तो मिटा दूं यार। अगला लिखिए डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। लिखिए बेटा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, लिख लिया? चलो 1 सेकंड रुक गया। हो गया? चलो लिखो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, और ब्रैकेट में लिख लेना अमीन, अमीन,
अमीन अमीन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन अमीन लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन total number of carbons directly attached to nitrogen देखो बेटा मैंने क्या लिखा है अब अपन को नाइट्रोजन एटम की डिग्री देखनी है तो नाइट्रोजन एटम की डिग्री में कितना क्या लिखा बेटा आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो जितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वही क्या होती है बेटा उसकी डिग्री होती है। अब यहां पे ध्यान से देखना इसको साथ में लिखना जो मैं लिखा रहा हूं क्वेश्चन को साथ में लिखना बेटा ये लिख लो इधर स्पीड से लिखो यार बातें मत करो नहीं 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 इसको नहीं लिखना अब देखो बेटा ध्यान से देखना बोर्ड पे बातें मत करो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री देखना है ना आपके अभी आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे इसके अलावा जीओसी फर्स्ट और जीओसी टू पूरा डिग्री हर जगह काम आएगा है ना तो बताइए इसकी डिग्री कौन बताएगा है ना अभी उसमें लिखा है क्या है बेटा नाइट्रोजन जितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसी की वही डिग्री होती है नाइट्रोजन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी नाइट्रोजन सीधे कितने कार्बन परमाणु से 2 से 2 डिग्री इसमें बताइए और इसकी बताइए क्या आएगा 1 आएगा सारे के सारे इंटेलिजेंट हो आप तो यार अब लिखो अगला लिखो वो लिख लिया बेटा उसमें डिग्री लिख लो सब अब लिखो कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखना चलो इधर बता देता हूं लिखो हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कोहल एल्कोहल लिख लेना ब्रैकेट में बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन स्लेस एल्कोहल क्या आपने अभी ये जो क्वेश्चन लिखा था उसके नीचे एक लाइन है किसी के पास सबके पास होगी लिखो नोट लिखना वहां पे नोट लिखना वो इन तीनों क्वेश्चंस के मतलब ये जो लिखा है इसके बाद नीचे नोट लगा के लिखना जो मैं लिखा रहा हूं लिखो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर लिख लिया है ना एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना देखो बेटा मैं आपसे अगर पूछूं क्या एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है अगर मैं पूछूं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है इसी तरीके से आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी क्या होते हैं बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं अभी अपन होमोलोगस चीज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा है ना अगर आपसे पूछे 1 डिग्री 2 डिग्री तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप
2 डिग्री 3 डिग्री, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एमीन, है ना। अब इसके अंदर लिखो हाइड्रोजन के अलावा, इसके हाइड्रोजन की डिग्री के अंदर लिखना इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन, लिख ले बेटा, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, कि क्या लिखा है मैंने कि जो हाइड्रोजन और एल्कोहल की जो डिग्री होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसकी डिग्री पे, मतलब इनकी खुद की कोई डिग्री नहीं होती है। बताइए मुझे कि यहाँ पे ये वाला जो OH ग्रुप है वो कौन सी डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। ये बताइए समझ में आ गया। और यही मैं अगर ये लिख दूं, अब इसकी डिग्री बताओ, तो बेटा डिफरेंस समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना नाइट्रोजन की डिग्री और एल्कोहल की डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना। एल्कोहल की डिग्री डिपेंड करती है जिस कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री पे, और नाइट्रोजन की डिपेंड करती है वो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्या बनाया मैंने वापस, आइसो ऑक्टेन, दूसरी बार बना रहा हूँ बेटा। इसके अंदर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन आपको बतानी है। देखो बेटा बताओ, आप बताओ किस किस को आता है, देखिए कितना है बेटा, एकदम सही है। और 2 डिग्री बताओ, और 3 डिग्री, हाँ 1, और 4 डिग्री 4 डिग्री होती नहीं है बेटा। बताओ इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी आई, 5, 14, 15। देखो ध्यान से देखना बेटा, बताइए बेटा ये वाला कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और ये वाला, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई सारी हाइड्रोजन क्या कहलाती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। तो गिन लो, गिनना सबको आता है, कितने हो गए, 5 × 3 15, है ना। और बताइए 2 डिग्री आपको कार्बन कहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला, इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, कितना हो जाएगा बेटा 2। और बताइए 3 डिग्री कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो 3 डिग्री पे कितनी हाइड्रोजन है। और बताइए 4 डिग्री वाली कितनी होगी, 0। याद रखना 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती, क्योंकि कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, चारों कार्बन से सेटिस्फाई है, और ना तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है। और बेटा यहाँ पे सभी जगह लिख लेना आप, यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ पे लिख लेना सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पे लिख लेना टर्शियरी एल्कोहल, और यहाँ पे लिखना आप प्राइमरी एमीन। लिखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा होमोलोगस सीरीज। ये लिखो बेटा होमोलोगस
होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज के अंदर लिखना बेटा ए सीरीज ऑफ मेंबर्स, ए सीरीज ऑफ मेंबर्स, a series of members having same functional group। लिखो बेटा a series of members having same functional group arrange in increasing order of molecular mass, arrange in increasing order of molecular mass, arrange in increasing order of molecular mass is known as homologous series। and different member of this series are known as homologue। different member of this series are known as homologue। इसके बाद एरो लगा के बेटा कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे होमोलोगस सीरीज की। पहली प्रॉपर्टी लिखो, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव similar chemical properties, they have similar chemical properties but different physical properties, लिख ले बेटा, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद लिखना सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज, सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज या ऑफ द सीरीज, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। चलो ये मत लिखना, CH2 लिख लो केवल, CH2 यूनिट। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। उसके बाद अगला एरो लगाना और लिखना नेक्स्ट लाइन में, एवरी होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। लिख लिया बेटा सभी ने? आपने लिख लिया बेटा? आप सभी बोर्ड पे देखेंगे। बेटा सभी कॉपी खोलेंगे अपनी, उसमें देखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, एम मेंबर ऑफ, लिखो देखो, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बेटा यहां पे मैंने एक क्या लिखी बेटा, सीरीज लिखी है। सभी बोर्ड पे देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखो यहां पे मैंने एक क्या लिखी बेटा, सीरीज, और मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। क्या आपको सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं बेटा सबके अंदर? सबके अंदर क्या है बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल और एल्कोहल दिख रहा है बेटा। उसके आगे लिखा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास। क्या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उनको कैसे अरेंज कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास। ठीक है, समझ में आ गया? अगली चीज लिखी है मैंने, डिफरेंट मेंबर ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड क्या है, होमोलोग। इस सीरीज का इसको क्या बोलेंगे बेटा, होमोलोग। इसको क्या बोलेंगे, होमोलोग। इसको क्या बोलेंगे, होमोलोग।
इन दोनों को क्या बोलेंगे? होमोलॉग। इन दोनों को क्या बोलेंगे? होमोलॉग। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने पहली प्रॉपर्टीज लिखी है कि जो भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब मुझे एक चीज बताना, किसी भी कंपाउंड के अंदर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है या केमिकल रिएक्शन होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अभी आप जो 12th एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर किस तरीके से आपके एल्डिहाइड कीटोन, एमीन, है ना, एल्कोहल ईथर, इस तरीके से चैप्टर क्यों है? ये फंक्शनल ग्रुप है सारे, क्यों इनके अंदर इसका मतलब कहने का मतलब है कि इन टॉपिक्स के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेंगे। समझ में आ गया? इसी वजह से टॉपिक का नाम है। इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन रिएक्ट करता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम होगा तो रिएक्शन सेम शो करेगा। क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम नजर आ रहा है? तो इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, तो आपसे अच्छा तो कौन जान सकता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली होगी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बेटा? मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। मोलिकुलर मास बढ़ने से इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो क्या होगा? बढ़ता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया और मोलिकुलर वेट। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। समझ में आ गया? उसके बाद लिखा है मैंने, जो सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। पहले और दूसरे मेंबर को देखो, क्या इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? समझ में आ गया? और मैं अगर पूछूं कि इनके बीच में मोलिकुलर मास का डिफरेंस कितना है, तो कितने का मोलिकुलर मास का डिफरेंस है? 14 दिख रहा है बेटा। कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन हो गया 14। उसके बाद थर्ड लिखा है मैंने कि एवरी होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। क्या आपको इसका जनरल फॉर्मूला दिख रहा है आपको? अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 डालूं तो ये बन रहा है, 2 डालूं तो ये बन रहा है, 3 डालूं तो ये बन रहा है। समझ में आ गया बेटा? होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गई? अब इसके अंदर आप क्वेश्चन लिखिए। ये सबने लिख लिया ना? नहीं लिखा? अच्छा ठीक है। क्या अभी क्वेश्चन वही पढ़ रहा है? हाँ बोलो, जोर से बोलो। ये OH, यहाँ पे CnH2n+2O, CnH2n+2O, ऑक्सीजन। क्या बेटा सभी ने लिख लिया? ये क्या बताऊं? बताऊं बेटा? अब बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या ये दोनों होमोलॉग हैं? बताइए आंसर।
किसका आंसर यस और किसका आंसर नो है? ज्यादा है इनका, मतलब एस वालों को ज्यादा है। देखो बेटा ध्यान से, क्या पहली देखो होमोलॉग पहचानने की देखो पहली कंडीशन देखना, वो है आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। इसके अंदर लिख लीजिए यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। होमोलॉग होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। लिखो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। उसके बाद ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको फंक्शनल ग्रुप सेम नजर आ रहा है। अब उसके बाद अगली होती है CH2 का डिफरेंस, क्या दिख रहा है? हाँ, देखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट। 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 अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, क्या ये दोनों होमोलॉग नहीं थे क्या? क्या इन दोनों में CH2 का डिफरेंस था क्या? C2H4 का डिफरेंस था। याद रखना, होमोलॉग देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। उसके बाद क्या देखेंगे? CH2 या CH2 का मल्टीपल का डिफरेंस होना चाहिए। C2H4 का हो सकता है, इसके अलावा 3 CH2 का भी हो सकता है, 4 CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में कितने CH2 यूनिट का डिफरेंस है? 2। क्या ये होमोलॉग हैं? यस। इसको देखो बेटा, नहीं देखो मैंने जो कंडीशन लिखा है ना उसको पढ़ते जाओ। फंक्शनल ग्रुप सेम नजर आ रहा है, कितनी CH2 यूनिट का डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो इसको, ये देखो ये तो हो गया कॉमन। अब इसको देखो कितना है? C2H4। C2H4 का मतलब 2 CH2 यूनिट। ये मत देखो कि इसने ये बना दिया, ISO बना दिया, क्या कर दिया, ये मत देखो। बस क्या देखो, आपको CH2 यूनिट, CH2 यूनिट या उसका मल्टीपल का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये भी दोनों भी क्या हो गए बेटा? होमोलॉग। क्या ये दोनों होमोलॉग हैं? कैसे नहीं है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो समझ में आ गया, और नोट लिखा है तो उसका मतलब ठीक है। तो ये है बेटा 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, तो होमोलॉग नहीं है। लिख लेना ना, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज नॉट सेम। फंक्शनल ग्रुप इज नॉट सेम। लिखिए बेटा, ट्रिक टू फाइंड जनरल फॉर्मूला। ट्रिक टू फाइंड जनरल फॉर्मूला, यहां पे लिखना CnH2n+2 बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रिक टू फाइंड जनरल फॉर्मूला, है ना। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो अपन सीखने वाले हैं, है ना। एक्चुअली इसको बेच में कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी आपने क्या जल्दी लिखा, है ना, आपने तुरंत जवाब दिया, तो उसका अच्छा फल ये मिला कि आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक भी, है ना। होमोलॉगो सीरीज के अंदर कोई नहीं पढ़ाता, बस जितना बताया ना उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी आप देखना, इसको आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी आपको, है ना। कैसे अपन जनरल फॉर्मूले का, कैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा मास्टर फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला आपको सबको पता है किसका जनरल फॉर्मूला है? बताइए किसका है बेटा? एल्केन का। और ये तो फॉर्मूला तो सबको ही याद होगा एल्केन का, है ना। तो मैं आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, बस इस फॉर्मूले को याद रख लो। और अगर कंपाउंड के अंदर अगर आपको एक पाई बॉन्ड नजर आता है तो आपको 2 हाइड्रोजन निकाल देनी है इसमें से, है ना। और अगर एक रिंग नजर आती है तब भी 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देनी इसमें से। अगर एक हेलोजन नजर आता है तो 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और नाइट्रोजन नजर आता है तो 1 हाइड्रोजन को आप ऐड कर देना। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे, है ना।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखिए सबसे पहले तो बेटा फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ पे लिखिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे लिखिए फर्स्ट मेंबर, और यहाँ पे लिखिए स्ट्रक्चर। है ना, ये चारों लिख लो, और एल्किन एल्किन मत लिखना। अब यहाँ से मैं एक बताऊंगा तो इसमें आप समझ जाओगे, क्योंकि 5 मिनट रह गए तो मैं 1 या 2 एग्जाम्पल बता पाऊंगा, बाकी के अपन कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं 4 बैच में पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक शुरू से, पहली बार मैं किसी बैच में यहाँ तक पहुँचा हूँ पहली क्लास में, है ना। है ना, तो तारीफ के काबिल आप हो बेटा, है ना, ठीक है। हाँ अच्छा, एजी सर, अर्पित गगरानी सर, वो बाहुबली का डायलॉग बोलते हैं, बाहुबली 1, है ना। हाँ वो पहले एलन में थे सर, याद है ना, मैं भी उनके साथ ही था, मैं भी एलन में था, है ना, हम सेम ही बिल्डिंग में थे, समुन्नत में, है ना। जी सर, अब देखो बेटा, यहाँ पे मुझे बताना, एल्किन जो होती है, एल्किन के अंदर क्या होता है, कितने कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। का मतलब क्या करना है, कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले लिखो बेटा जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे CnH2n+2, और कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना है बेटा, 2। ये हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, क्या बचेगा बेटा फॉर्मूला, CnH2n। क्या यही एल्किन का फॉर्मूला होता है, यस सर। उसके बाद फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा बताइए, अगर एक कार्बन से क्या एल्किन बन सकती है क्या, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्किन बनाने के लिए, 2 कार्बन चाहिए। तो क्या मैं इसका फर्स्ट मेंबर क्या मतलब कितने कार्बन रखूं, n की वैल्यू कितनी रखूं, 2। तो 2 रखते हैं बेटा, क्या आ गया C2H4, और इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सारे एक साथ चिल्ला के बोलना, एल्काइन। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, कितनी हाइड्रोजन को हटाऊं, वेरी गुड, CnH2n+2 -4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। क्या यही होता है, मिनिमम एल्किन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, रखो 2, तो C2 क्या हो जाएगा, C2H2। तो आपका ये स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, और इसको घर से बना के लाना आप, एल का डाइइन और 4 एल्क इन आइन बना लोगे। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने होंगे बेटा, 2। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो कितने पाई बॉन्ड, 2। कितने हाइड्रोजन हटाओगे, 4। क्या इसका फर्स्ट मेंबर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन में आप डबल बॉन्ड बना सकते हो ना, 2, है ना, ऐसे ऐसे। इसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर मैं 3 कार्बन लूंगा तो यहाँ पे देखो बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। तो मिनिमम कितने चाहिए बेटा, 4। तो कर लेना, उसके बाद अभी 7-8 और पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। कैसी लगी आज की क्लास, समझ में आ गया पूरा, वेरी गुड।